हम्म। ये देखो, एक एक नोट्स हमारा ये है, ये आपको अवेलेबल करा देंगे। यहाँ थोड़ी सी अलग स्टाइल में आपको लिखा हुआ मिले, उससे थोड़ा सा अलग है। जैसे कथक नृत्य का रूप 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में बांधकर तालबद्ध पदचाप विहंगम चक्कर द्वारा पहचाना जाता है। हिंदू धार्मिक कथाओं के अलावा पर्शियन और उर्दू कविता से ली गई विषय वस्तुओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। एक मिनट, पुराना नोट्स निकाल रहा हूँ, उसमें भी कुछ काम की चीजें हैं। हम्म। तो देखा होगा आपने, थोड़ा सा अलग है, उससे उससे अलग। कथक शैली का जन्म ब्राह्मण पुजारियों द्वारा हिंदुओं की पारंपरिक पुनः गणना में नहीं था। ठीक है, नृत्य का रूप बन गया बाद में, मुगल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। तो ऐसे कहानी कहना। हम्म, ये वर्तमान समय का कथक सीधे पैरों से किया जाता है। पैरों में पहने हुए घुंघरुओं को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। ओडिसी, ऐसे ही देवदासी वाली चीज जो है ओडिसी नृत्य में भी देखने को मिलती है। बहुत अच्छे से बताया था। इससे कुछ याद आया? हम्म। इससे कुछ याद आया कि नहीं? गीत गोविंदम। हम्म। गीत गोविंदम से कुछ याद आया? हम्म। यस। जयदेव। यही तो ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजें परीक्षा में पूछी जाएंगी तो ऐसे ही पूछी जाएंगी, है ना। गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने। तो ये डांस में ये चीजें याद रखेगा। लोक नृत्य की लिस्ट आपको बताई थी, थोड़ा थोड़ा नोट्स जो है ये हो सकता है। भांगड़ा कहाँ का है, बिहू कहाँ का है, तो हमने नोट्स में दिया हुआ है आपको। ठीक है।
आइए अब चलते हैं शास्त्रीय संगीत में। ये जिस साल प्रश्न आया था उस साल यानी अगस्त 2009 में हमने ये दिया था, और उसी साल इसके प्रश्न थे। अगस्त 2009 की हमारी मैगजीन और मेंस का पेपर अगर आप उठाएंगे तो वाले दिसंबर वाले इशू में हमने वो उसका निकाला भी था कि कैसे हमारा पढ़ाया हुआ हमारा लिखा हुआ इसमें आता है। वो हमने निकाल भी दिया था। हम्म। पूरा निकाला था। आ जाओ वो भी बताते हैं आज आपको, है ना। कई लोग जो अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आइडिया लग जाएगा कि वो पढ़ क्या रहे हैं वाकई में, किसको पढ़ रहे हैं। आपके लिए मैं पेपर निकालता हूँ, देखो। सीएसई मेंस का 2009 जीएस पेपर फर्स्ट। उसी टाइप का पीडीएफ होगा तो ज्यादा बेटर होगा। ओरिजिनल पेपर होगा तो ज्यादा कि चलेगा, ये भी चलेगा। ओरिजिनल पेपर का आनंद अलग होता है। जादू जैसा लगेगा आपको। जी। चलो वैसे ही दिखा देते हैं, मुझे तो याद ही है। ऐसे ही दिखा। आइए तो ये देखो, ये है आपका पेपर 2009 का मेंस का। ठीक है, ये मेंस का पेपर है। पिछले वाले बच्चों को बताया था मैंने, याद हो तो। उसमें क्या पेपर पेज लिखा हुआ था हमने कि कौन से पेज से आया था। हम्म। ये यहाँ लिखा हुआ है, लिस्ट द सेलिएंट फीचर ऑफ द इम्पोर्टेंट फोक डांसेस ऑफ आइदर सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, ये नवंबर दिसंबर में परीक्षा होती थी, और
यहां आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये कहाँ गया, से ऊपर वाला, ये वाला, फोक डांसेस ऑफ आइदर सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। दूसरा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक। ठीक है, और ये हमारी मैगजीन आप देख सकते हो, ये मैगजीन देख सकते हो अगस्त 2009 की। ये है नॉर्थ। पहला वाला प्रश्न तो यहां से आपको दिख रहा है, वो पूछ रहे हैं कि नहीं, वो पूछ रहे हैं कि आप नॉर्थ इंडिया का और यहाँ का कुछ बताइए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ पूछा जा रहा है, ये लिस्ट द सेलियंट फीचर्स ऑफ द इम्पोर्टेंट फोक डांसेस ऑफ आइदर सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। आ गया समझ में? पहला वाला पेपर यहाँ है, पहला क्वेश्चन यहाँ है, दूसरा यहाँ है। आप यहाँ नोट्स में जाकर के देखोगे, मैं आपको नोट्स में ले चलता हूँ। ये अगस्त 2009 की मैगजीन है, अगस्त 2009 की। ये यहाँ लोक नृत्य है, नॉर्थ और ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के ये लोक नृत्य हैं, फोक डांसेस। और फिर आ गया शास्त्रीय संगीत, अगला, कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। ये नीचे दिया हुआ है, दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न देखो, ये दूसरा प्रश्न, ये हिंदुस्तानी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक म्यूजिक। कितने नंबर के? कोई आपको दो प्रश्न करने। क्या लिखा? आंसर, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, 100 वर्ड्स, 10 10 मार्क्स का है। ये भी 10 का, ये भी 10 का, और ये दोनों प्रश्न आपको लाइन से 2 पेज से दिख रहे हैं। ठीक है, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसका दिखाता हूं मैं आपको। और सबसे बड़ी चीज है कि उस साल दूरदर्शन के 50 साल हुए, तो हमने ट्रेस द सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द इवोल्यूशन ऑफ टेलीविजन इन द हिस्ट्री। 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ये ट्रेस द सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द इवोल्यूशन ऑफ टेलीविजन इन हिस्ट्री। आइए ये प्रश्न दिखाता हूं मैं आपको। तो ये ऐसे अंदाजा लगाना आना चाहिए आपको, ठीक है, कि प्रश्न आएंगे कैसे। हम्म, नहीं, अच्छा उसने देख दे रखा। हाँ, ये पेपर दिखाना चाह, इसको देखने का अलग आनंद होता है। गुड, ये अलग आनंद होता है। हाँ, ये भुवन वेबसाइट और ये सारे के सारे दिए हुए, मैं ये सब दिया था। ये हिंदी में भी आप देख सकते हो ना, इसमें हिंदी में भी देख सकते हैं। चलिए, ये बहुत बढ़िया है, इसको हटाओ। ये वाला देखो, ये देखो, ये पेपर था, क्या भारत में वोटिंग व्यवहार के पारंपरिक निर्धारकों में बदलाव हो रहा है पिछले आम चुनाव के संदर्भ में। तो ये हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म भी दिया था, इसी में इलेक्टोरल रिफॉर्म भी था।
अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विवाद, चुनाव आयोग की लंबित अनुशंसाएं, और पूरा एक चुनावी फंडिंग की समस्या, प्रतिनिधियों के वापसी का अधिकार, नेगेटिव वोटिंग का अधिकार, और नोटा भी दे दिया था उस जमाने में। और चुनाव आयोग द्वारा एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पर लागू, तो चुनाव आयोग विवाद पर विशेष। और ये आपको पेपर में मिलेगा, क्या भारत में वोटिंग व्यवहार के पारंपरिक निर्धारण। आगे समझ। घरेलू हिंसा अधिनियम भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, और टेलीविजन के विकास वाला भी बताता हूँ। और जैसा प्रश्न पूछा है वैसा ही दिया है। यानी कि 300 नंबर का जो पेपर आता था उसमें से 275 नंबर का तो हम दे देते थे इसमें, नोट्स में, नोट्स में दे देते थे। ये अगस्त 2009 की मैगजीन हुआ करती थी। हाँ, ये भी देते थे कौन से सब्जेक्ट कितने लोग लेते हैं, ऑप्शनल कौन सा चलता है नहीं चलता। इसलिए हमसे जब आप कोई बात पूछते हैं तो वो ये है, हम इस आधार पर बताते हैं कि सिलेक्शन किन किन का होता है। तो जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो समाजशास्त्र से 307 लोगों ने एग्जाम दिया था। फिर एग्जाम देने वाले जो औसत अंक हैं वो औसत अंक कितने आते हैं, सामान्य अध्ययन में औसत अंक कितने आते हैं, ये प्रथम वैकल्पिक विषय के रूप में औसत अंक कितने मिलते हैं, तो लोग कितना देते हैं, एग्जाम कितना देते हैं, फिर उसमें से औसत अंक कितने लोगों को मिलते हैं। तो कितने लोग जो है, आपको दिख रहा है कुछ। तो जो लोग ऑप्शनल के बारे में परेशान होते रहते हैं, हमारा एनालिसिस देखो ये उस जमाने का, बल्कि हम लिखते थे उसमें। गत जून अंक में हमने 1882 लोगों की मार्कशीट दी थी जिन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण में, मासिक प्रतियोगिता पत्रिका जगत में एक अभिनव प्रयोग था जो सफल हुआ। ऐसे प्रतियोगियों के साथ साथ शिक्षकों ने भी सराहा। इन अंक तालिकाओं की सहायता से विद्यार्थी विषय चयन और परीक्षा से जुड़े विभिन्न प्रकार के, कब की बात कर रहे हैं हम, 2009 की। गत जुलाई 2009 अंक में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2008 के अभ्यर्थियों की मार्कशीट दी गई थी। इस अंक में प्रयास किया जा रहा है कि विषय आधारित सफलता का समग्र विश्लेषण किया जा सके। दिल्ली के सारे कोचिंग वाले इंतजार करते थे हमारी मैगजीन का। कोई बच्चे पूछने जाते थे ना उनसे कि सर हम क्या कर लें, तो बोलते थे सर की मैगजीन आने वाली है, उसमें देख के बताएंगे कि वो ये देखो औसत अंक, साक्षात्कार में औसत अंक, औसत जो निकलता था एवरेज, सामान्य वर्ग को 177 मिलता था, ओबीसी को 167 मिलता था, एससी को 163 मिलता था, और एसटी को 168 मिलता था। इससे आप एससी वालों से छुआछूत वाला भाव देख सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है कि एससी वालों से कितना नफरत है। एससी एसटी के तो सिलेक्शन बहुत नीचे होते थे ना, फिर भी एसटी से उतनी नफरत नहीं है, इनसे ज्यादा नफरत है। तो रिजर्वेशन का कारण आपको समझ में आ जाएगा कि छुआछूत और भेदभाव कितना है। आ गया समझ में? वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। निबंध में औसत अंक, तो यहाँ निबंध में औसत अंक 111 हुआ करते थे। कितने में से? 200 में से। तो अब आपका 250 का है, तो उस हिसाब से जोड़ लो, थोड़ा आगे हो जाएगा, 25 नंबर और हो जाएगा, तो 135 के आसपास। तो अभी आपके 135 नंबर औसत जाएंगे। तो ऐसे औसत निकालते थे। 2 वैकल्पिक विषय होते थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैकल्पिक विषय जो है वो मार्क्स जो देता था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग देता था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में केवल 1 या 2 व्यक्तियों को ही मिलते थे। 1 या 2 व्यक्ति ही मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर के जीत जाते थे। ठीक है, तो ये औसत नंबर होते थे। ठीक है, औसत अंक सेकंड पेपर के तौर पे लिया तो भी औसत अंकों में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं आता था, ये औसत अंक होते थे। तो सफल कितने होते थे, सफल कितने होते थे? तो सफल जो है आपको सफलता का प्रतिशत भूगोल में ठीक ठीक मिल, यानी ज्योग्राफी ऑप्शनल से 221 लोग सफल हुए थे। अब कई लोग बोलते हैं साहब हम बॉटनी ले लें, तो 2 ही लोग सफल हुए फर्स्ट पेपर के तौर पे, यानी फर्स्ट ऑप्शनल में। सेकंड में भी आप देखोगे तो वनस्पति विज्ञान से 12 लोग, है ना। तो सफलता का प्रतिशत आपको बहुत कम मिले। यांत्रिक यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फिर 4 ही मिलेगा। यहाँ जरूर आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन सफल लोग कितने हैं? केवल 4 लोग सेलेक्ट, 4 लोग सेलेक्ट हुए। ये सिविल इंजीनियरिंग से केवल 1 है।
दिख रहा है आपको? तो ये जादू दिखा रहे हैं आप। इसलिए लोक प्रशासन लेने के लिए कहा जाता था कि पहला सब्जेक्ट जिन जिनने लोक प्रशासन लिया फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में 41 लोग सेलेक्ट हुए उस साल। और सेकंड सब्जेक्ट के तौर पे लोक प्रशासन लेके 295 लोग सेलेक्ट हुए। तो 41 और 95, 295, लगभग लगभग ये आपका हो गया 339 या 340 मान लो। 340 लोग सेलेक्ट हुए लोक प्रशासन से। समाजशास्त्र से सेकंड पेपर के तौर पे 51 है और 38 जो है, तो समाजशास्त्र से इतने। हिस्ट्री के आप देखो, हिस्ट्री का आपको इंटरेस्ट आएगा। इतिहास से 183 लोग हैं फर्स्ट पेपर के तौर पे, और सेकंड तौर पे 28 हैं। 183 और 28, इसलिए लोक प्रशासन बहुत ऊंचा जाता है। इसलिए अधिकांश लोगों को उस जमाने में लोक प्रशासन सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि वो फिर ज्योग्राफी से भी अच्छा था। ज्योग्राफी से भी आप देखोगे तो ये 221 है और सेकंड पेपर के तौर पे 15 है। तो आपको हम जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं कि आप या तो, और एवरेज भी जाता है तो वो ऐसा जाता है 324 का, समाजशास्त्र का 314 का, हाँ ऐसा एवरेज जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जाता है, लेकिन फिर लोग जो आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस में तो वो 58 सेलेक्ट हो रहे हैं, और इधर आप देखोगे तो 26। तो 58 और 26 समाजशास्त्र से भी नीचे चला जाता है कई बार। ठीक है, तो इसीलिए कई लोग बोलते हैं हम मैथ्स लेंगे, तो मैथ्स से 8 लोग सेलेक्ट हो गए हैं। और सेकंड पेपर के तौर पे मैथ्स जिसने लिया है, गणित के तौर पे एक भी नहीं है, सेकंड पेपर में एक भी नहीं है। यानी सेकंड ऑप्शनल किसी ने नहीं लिया था। उस जमाने में 2 ऑप्शनल होते थे, तो यही है। मैनेजमेंट से केवल एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था, इधर एक ही बच्चा हुआ था। तो फिजिक्स से बहुत कम होते थे, 7 फर्स्ट सब्जेक्ट के तौर पे, और फिजिक्स से 9 सेकंड सब्जेक्ट के तौर पे। तो फिजिक्स पे फिर भी ठीक है। इसीलिए आप में से कोई कहता था मेडिकल साइंस है फर्स्ट पेपर के तौर पे 2 और सेकंड तौर पे 14, यानी 16 लोग मेडिकल साइंस से सेलेक्ट हुए थे। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था जंतु विज्ञान, 7 और 11, 18 लोग सिलेक्ट हुए थे। तो ये होता था। लिटरेचर सब्जेक्ट में ये हालात थे, लिटरेचर से ये होते थे। तो सबसे ज्यादा हिंदी लिटरेचर से होते थे, ये हिंदी साहित्य से 56 होते थे, है ना। और फर्स्ट पेपर के तौर पे तो कोई लेता ही नहीं था हिंदी साहित्य को, सेकंड ऑप्शनल के तौर पे ही लेता था। तो लिटरेचर का ये नजरिया ये आपको दिखेगा। सबसे ज्यादा तमिल लिटरेचर, तमिल वालों का तमिल बहुत स्ट्रांग होता है, वो होता है। बाकी तो आप जानते हो कितनी लैंग्वेज है संविधान में? 22 में से कुछ भी ले सकते हो, इसके अलावा पाली भी ले सकते हो। तो ये पाली सब्जेक्ट के बारे में था। तो एनालिसिस से आपको समझ में आया होगा कि हम, तो उस जमाने में हमारे पास इतने बच्चे थे और इतना हमको फीडबैक मिलता था, इस तरह से हम तैयारी कराते थे, सब्जेक्ट सिलेक्शन कराते थे। इतने कई सारे बच्चे संपर्क में होते थे। नहीं तो उस जमाने में तो मार्क्स बताते ही नहीं थे ना। ये देखो, ये है टेलीविजन, वो प्रश्न दिख रहा है आपको वहां, ये यहाँ देख, ये प्रश्न, देश में टेलीविजन के विकास में महत्वपूर्ण कदमों को सिलसिलेवार बताइए। तो यहाँ तो ये प्रश्न है, हम लोगों ने ये सिलसिलेवार बताया। उसके बाद महत्वपूर्ण मोड़ इस प्रकार आए। पहला चैनल कब शुरुआत हुई, तो सिलसिलेवार है। 1965 में, 72 में, 75 में ये दूरदर्शन की स्थापना 76 में हुई। फिर उसके बाद ये, अच्छा यही वाला हमने फिर सितंबर में फिर दिया, ये वाला हमने फिर सितंबर में दी, सितंबर में फिर दिया इसको। तो अगला भी दिखाता हूँ मैं आपको। हमको बहुत अच्छा लगता है दिखाना। क्यों क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमने करके दिखाया, हमने वो चीज करके दिखाई थी। सबूत है ना। अभी क्या है, कुछ चीजों के तो सबूत नहीं है हमारे पास, बाकी कुछ चीजें सबूत के रूप में मौजूद जो है, तो इसको नकार नहीं सकते।
हम्म। ये दिल्ली के सारे कोचिंग वाले जो है उस जमाने में हमारे यहाँ विज्ञापन देते थे, सब लोग विज्ञापन देते थे। जबकि हम नीमच में रहते थे उसमें। तो बहुत पुरानी क्लास है। ये तो अभी का मतलब मैगजीन वाला हिस्ट्री है। बाकी 2500 साल चल रहा है। ये स्वाइन फ्लू की वैक्सीन के ऊपर WHO ने वैक्सीन के विकास के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का चुनाव किया। दिख रहे हैं। उस जमाने में हम ये बात लिखते थे ना, WHO के अनुसार विकसित होने वाले टीके के 10% डोज अन्य देशों में उपयोग के लिए देना होंगे। अभी कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये सब कहानी उसी समय में शुरू हो जाती है। यानी कि स्वाइन फ्लू की वैक्सीन। ठीक है, विशेषता यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, स्टैंडर्ड प्रतिशत, बायोसेफ्टी लेवल 2 मिला हुआ है। ये बायोसेफ्टी लेवल 2 जो है आपको पता है ना? ठीक है। हाँ। ये तो अब इसी चीज को जब आप बार बार पढ़ते हो ना तो फिर आपको वो चीजें सिंपल लगने लगती है। फिर कब तक बनेगा? तो वैक्सीन सितंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन व्यापक उपयोग के लिए डोज तैयार होने में 6 माह लगेंगे। अब जब आप ये चीजें पढ़ते हो ना तो फिर नया वैक्सीन कैसे बनेगा, तो ये आ जाएगा मानव पर सीमित परीक्षण की तैयारी। बनने में इतना वक्त क्यों? क्योंकि मुर्गी के फर्टिलाइज अंडे में फ्लू के वायरस को इंजेक्ट किया जाता है। इसमें वायरस को मल्टीप्लाई अर्थात अपनी संख्या बढ़ाने में 6 माह लगते हैं। ऐसा लाखों अंडों में करना पड़ता है। इतने अधिक अंडे जुटाने में वक्त लगते हैं। आखिर इतनी जरूरत क्या है? क्योंकि वायरस को दुनिया भर में फैलने में कम से कम 25 सप्ताह लगते हैं। लेकिन स्वाइन फ्लू का वायरस 9 हफ्ते में ही सभी महाद्वीपों में फैल गया। इसे रोकने के लिए वैक्सीन ही कारगर होगा। आशंकाएं क्या है? भारी मांग के चलते वैक्सीन के डोज कम पड़ सकते हैं। वैक्सीन के 2 डोज की आवश्यकता होगी, जिससे सप्लाई में और कमी आ सकती है। युद्ध स्तर पर यह वैक्सीन हो सकता है पूरी तरह कारगर न हो। वैक्सीन आने तक वायरस ने खुद को बदल लिया तो वैक्सीन बेकार साबित हो सकता है। कुछ समझ में आ रहा है? ये 2009 का मैगजीन है, सितंबर 2009 का। अभी कुछ लक्षण दिख रहे हैं आपको? हाँ, ये सितंबर 2009 का मैगजीन। हाँ। आपको यही चीजें यहाँ वैज्ञानिक और ये सब टीवी पे बोलते हुए दिख रहे हैं कि नहीं? इसीलिए ये यही अनुभव काम आता है। मतलब हम लोगों ने जो ये उस समय में तो मास्क मास्क देखो, N95 मास्क, हाँ, पेपर मास्क, ठीक है, सर्जिकल मास्क। उपलब्ध मास्क कितने प्रकार के हैं, राहत क्या है? ये देखो, कितना मजेदार। टेस्ट कैसे लेंगे? ये ऐसे टेस्ट लेंगे। वायरस को मारकर उसको तोड़ा जाता है। वायरस की सतह पर मौजूद एंटीजन HA और NA को अलग किया जाता है। वायरस के 3 स्ट्रैंड मिलाकर के एक डोज बनता है। इसे मानव शरीर में डालकर प्रतिरोधी कोशिकाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। समय बचाने के लिए सेल लाइन कल्चर करते हैं। इसमें अंडों की जगह कुत्ते की किडनी की कोशिका ली जाती है। वायरस को डालकर इसे प्रयोगशाला में बढ़ने दिया जाता है। किसे मिलेगी सबसे पहले? अमेरिका की आधी आबादी चाहती है कि वैक्सीन सबसे पहले उन्हें मिले, लेकिन विश्व पैनल ने तय किया कि सबसे पहले गर्भवती महिलाओं, फिर नवजात के संपर्क में आने वाले लोगों और फिर इमरजेंसी मेडिकल वर्कर्स को वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीन आ गया समझ? तो समझ में आ रहा है? ये सब चीजें, बड़ा खतरा क्या है वैक्सीन को एकदम से बड़े पैमाने पर उपयोग करने में? इसकी रिएक्शन होने का खतरा। अमेरिका में 1976 में जब बड़े पैमाने पर फ्लू फैला था, तत्कालीन जेराल्ड फोर्ड ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन कार्यक्रम चलाया था। वैक्सीन से कई लोगों को गंभीर किस्म का लकवा हो गया। हम कहाँ तक पहुंचे? पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने स्वाइन फ्लू का वायरस अलग कर लिया। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन्फ्लुएंजा के लिए दक्षिण एशिया की रेफरेंस लैब का दर्जा दिया। और कौन कौन बना रहा है? पेनेशिया बायोटेक, नई दिल्ली, भारत बायोटेक अभी भी है, भारत बायोटेक, हैदराबाद का कैडिला फार्मास्यूटिकल, अहमदाबाद में फोर्टिस इंडिया। विदेशों में कितना काम हुआ है? तो नोवार्टिस, स्विस फार्मा कंपनी वैक्सीन के काम। टीके का पहला बैच निकालकर 4 अगस्त को मानव पर परीक्षण किया है। माउथ स्प्रे कंपनी इंजेक्ट किए जाने वाले वैक्सीन के बजाय माउथ स्प्रे बनाने, अभी नेजल स्प्रे की बात आई थी, आई थी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां कौन सी हैं? वैक्सीन ये है। ये यही सब लगभग लगभग अभी भी बहुत सारी काम कर रही हैं, कुछ नहीं है। ये पेपर मास्क और इनकी, पेपर मास्क में ज्यादा फिल्टर नहीं होता ये कि कौन कितना है। हाँ, अच्छा लग रहा है ना आपको? यानी 2009 में भी मतलब हमारे नोट्स आप देखोगे तो वो आपको 2021 में टक्कर देते हुए मिलेंगे।
अब इस जगह पे स्वाइन फ्लू के बजाय आप कर लो टेमी फ्लू, इसकी दवा आई थी टेमी फ्लू, अभी काम आ रही थी टेमी फ्लू, याद है कहीं मेडिकल पे खत्म हो गई थी टेमी फ्लू। हाँ हाँ। अब आप कुछ मत करो, इसको इसको कर लो, कोरोना वायरस कर लो, आपको यही मैटर काम आ जाएगा लगभग लगभग सारा का सारा। ऐसा लगेगा ना जैसे 2021 का नोट्स, यही तो है। देखो एक बार अगर आपने सोच अगर वैसी बना ली, ये देखो वायरस और खतरनाक नहीं बनी, ये दवा तुरंत टेमीफ्लू, टेमीफ्लू अभी कम पड़ रही थी, ये हमने उस समय में दिया था टेमीफ्लू के ऊपर, रोचे इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये टेमीफ्लू एक कारगर दवा, WHO ने स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए इसको बताया। तो दवा की 4 बड़ी कंपनियां इसमें लगेगी, तो हम ऐसे नोट्स बनाते थे इसके। ये N95 मास्क के ऊपर फिर और अलग से दिया हुआ है हमें, ये जबकि इस साल खूब चर्चा में रहा ना N95 मार्क्स, हम 2009 में उसका नोट्स बना रहे थे, तभी तो दिल्ली स्वाइन फ्लू का हुआ, कैसे करें स्वाइन फ्लू से बचाओ, स्वाइन फ्लू के ऊपर ये हमने दिया था उस समय में। ये कैसे पहुंचा, तो ये वायरस जेनेटिक मटेरियल पक्षियों, मनुष्यों और सूअरों में पाए जाते हैं, पर अब ये पूरी तरह से मानवीय वायरस बन गया, नाक और मुंह से निकलने वाली बूंदों के साथ बाहर आता है। जब इससे प्रभावित लोग खांसते हैं या छींकते हैं तो वायरस के कण दूसरे की सांसों में चले जाते हैं। ये कड़े धरातल दरवाजों के हैंडल्स, फोन्स, कीबोर्ड्स, रिमोट कंट्रोल के जरिए एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं लगता आपको रिपीट हो रहा है सारी चीजें? हाँ, वायरस उत्परिवर्तित हो रहा है, म्यूटेंट, म्यूटेंट यही तो है। इस तरह के वायरस में उत्परिवर्तित होकर अधिक मजबूत किस्मों में बदल जाते हैं। तो हमको तो ये कोई लगता ही नहीं, हम ये नोट्स उस समय में बना रहे थे। हाँ, ये नोट्स हम उस समय में बना रहे थे, कब, 2009 में। तो हमको ये जो आप पढ़ रहे हो अभी एंटीवायरल दवाइयों का भी असर नहीं होता, परिणाम स्वरूप इस रोग के लक्षण और भी घातक हो जाते हैं। जिस तरह से मौतें हो रही है उससे इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि वायरस म्यूटेट हो गया हो। ये ये सवाल भी किया जा सकता है कि अगर ये म्यूटेंट नहीं हुआ तो इस महामारी को कब तक चलने की संभावना है। हालांकि इस बात की भविष्यवाणी करना संभव नहीं, लेकिन फिर भी इस महामारी को 6 माह से 1 साल तक चलने की संभावना है। इतने समय बाद अगर वायरस म्यूटेंट नहीं होता है तो ये मौसमी फ्लू की तरह चलता रह सकता है और इसका उपचार आसानी से किया जा सकता है। इन कदमों में 22 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए चल रहे स्क्रीनिंग को जारी रखने के साथ साथ इन सभी अड्डों पर थर्मल स्कैनर लगाने, अतिरिक्त या संयुक्त सचिव के स्तर के दलों को जायजा लेने के लिए 22,000 जांच किट आयात करने, उस समय में भी यही सब चल रहा था। आया समझ में? तो ऐसा नहीं है भारत ने कुछ सीखा ही नहीं है, अब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नया नहीं है ये देखो कैसे करें स्वाइन फ्लू से बचाव। भीड़ भाड़ वाली जगह से लौटने के बाद सबसे पहले हाथ, फिर मुंह धोएं, डिप्टोमा कहना है, खांसने या छींकने हैं, नाक साफ करने के बाद आंख, नाक, हाथ, मुंह पर कतरी न लगाएं। शरीर के हिस्से सबसे जल्दी फ्लू के चपेट में आते हैं। हाँ, रुमाल और इनहेलर जैसी चीजें बेहद साफ सुथरी रखें। साथ ही घर में सफाई पर ध्यान दें, छींकते खांसते हैं अलग रुमाल का इस्तेमाल करें। मेज, खाना खाने की जगह, बनाने की जगह, बाथरूम के फर्श, कोनों को साफ रखें, इन जगहों पर वायरस बैक्टीरिया आसानी से पनपते हैं। सफाई के लिए पानी के साथ कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। सिर दर्द, बुखार, जुकाम जैसे लक्षण होने पर खून की जांच करवा लें। अगर आपके घर का कोई सदस्य फ्लू से पीड़ित तो उसके उसे घर के दूसरे सदस्यों से अलग रखें। उसके खाने के बर्तन अलग करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इस बात पर ध्यान दें दूसरे सदस्यों के इस्तेमाल के पहले वे खूब अच्छी तरह से धुले हों। अब बताओ क्या आपको नया गाइडलाइन मिला होगा? इसलिए हम जो आपको दिसंबर में पढ़ा रहे थे कोरोना वायरस के बारे में, जब हम बता रहे थे तो कोई नई चीज नहीं बता रहे, ये हम आपको हमारी मैगजीन में से बता रहे हैं। कब की? 2009 की मैगजीन, सितंबर 2009 की मैगजीन में बता रहे हैं। ठीक है। हम्म। अभी हम एक बार IAS नाम लिखते हैं, उस समय उसको ICS बनाया हुआ था, बाद में उसको हटा दिया था। कुछ मैगजीन के बाद में उसको, पहले ICS ही चलाया, बाद में हटा दिया उसको। ठीक है, अभी आप नोट्स में और उसमें देखते होंगे ना, IAS लिखा। हम्म। अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों को दिखा के। हम्म। कहीं कुछ चला नहीं है। ठीक है, कहीं कुछ बदला नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, सब वही है। दुनिया वही की वही, हमने कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। आज भी हम लोग वही खबरें हैं देख,
अंतरिक्ष में मानव भेजने की मुहिम में तेजी। क्या इसरो मानव भेज रहा है? कहाँ भेज रहा है? कब से लगा हुआ है ये? 2015-16 में मानव को अंतरिक्ष की निचली कक्षा में भेजने और वापस लाने के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। क्या अध्ययन किया है बताओ, कहाँ क्या है? ये ऐसे ही चलते रहेंगे सब ड्रामेबाजी जो आपको दिखाई दे रही है। कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस है, इसलिए दुनिया से अलग थलग रह करके आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो काफी अच्छा लगा। मुझे लगता है आपको पुरानी चीजें पढ़ने में भी ये न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म पे लिखा हुआ था। हम्म देखो, हम बोलते हैं ना कल किस किस स्तर पे क्या क्या चेंज चेंज होना चाहिए, तो ये हम ये बोलते हैं सामाजिक स्तर पर ये चेंज हो। ऐसे टू द पॉइंट लिखने की आदत हमने काफी पहले से डला रखी है। आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, न्यायिक स्तर पर, पर्यावरणीय स्तर पर न्यायिक सक्रियता कहाँ कहाँ देखने को मिले, फिर उन सबका प्रभाव, और फिर उनकी सकारात्मक प्रभाव। ये ये आ गया कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या में ही हमने यहाँ पर ये पीएनडीटी अधिनियम कानून है ना, पीएनडीटी अधिनियम कानून, और यहीं पे घरेलू हिंसा अधिनियम भी है, एक जगह पे दिया है। वही नोट्स में आपको वहां देखने को मिला। ठीक है, ये कन्या भ्रूण हत्या पे दिया था पीएनडीटी, और यहीं पे घरेलू हिंसा अधिनियम भी दिया हुआ है इसी के साथ ही। वो थोड़ा सा कहीं इधर उधर हो गया। और फिर ये आ गया था स्थापत्य, ये आउटसोर्सिंग के ऊपर उस समय में आर्टिकल था। एक एक पेज के ऊपर हमारी अच्छी खासी समय लगा है। एक एक पेज को बनाने में जो है एक एक रात गुजर जाती थी। ये उस समय में भी ईरान की समस्या, आंग सांग सू की 5,000 दिन बाद जब रिहा हुई थी। ठीक है, ये भारत पाकिस्तान संबंध, भारत नेपाल संबंध, तो हमको हमारी पुरानी यादें आ गई। हम्म। स्केलिंग का हमने पंगा किया था, तो राजस्थान में स्केलिंग सिस्टम खत्म करवा दिया था हमने, बिल्कुल ही खत्म हो गया था। बिल्कुल खत्म हो गया था, इतना गंदा स्केलिंग करते थे, बहुत ही गंदा स्केलिंग करते थे। यहाँ इस बच्चे को 107 नंबर रॉ मिले थे। रॉ मतलब जो मार्क्स टीचर ने दिए थे, कॉपी चेक करने के बाद टीचर जो मार्क्स लिखता था वो 107 लिखा उसने। अमित कुमार जैन को, अमित कुमार जैन को 107 दिए, उसको 143 कर दिए, स्केलिंग करके 143 कर दिए। 32 के क्या कर दिए, 52 कर दिए, और 107 का कर दिया 143। और ये बिट्टो जोशी एक लड़की थी, उसका 39 आया था, उसका 32 कर दिया। कुछ समझ में आ रहा है? 39 का 32 कर दिया। और 106 आया डिबेट में तो उसको कर दिया 98। 107 वाले का कर दिया 143, और 106 वाले का कर दिया 98। दिख रहा है आपको? ये सब पंगे हमने उठाए, कोर्ट में गए, हमारी ये मैगजीन जो है कोर्ट में ले गए बच्चे, और जज के सामने रखी कि सर ये क्या है, क्या है ये? 39 का 32 कर दिया, यहाँ 32 का 52 कैसे कर रहे हो? ये किस बेस पे कर रहे हो? ये तो जीके है ना, जीके है, जीके फर्स्ट था। 39 का 32, 32 का 52, हमने इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और पीएससी को सुधारा हमने। राजस्थान पीएससी ने खत्म किया, हमने लिखा था ये, यहाँ लिखा। इस अंक में राजस्थान लोक सेवा आयोग की मुख्य 2000 परीक्षा 2007 के परिणाम के दौरान जारी की गई मार्कशीट के आधार पर स्केलिंग सिस्टम को विसंगतियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ हमने लिखा भी कि ये पिछले पेज पर आपने देखा कि ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो ये कारण क्या है? ये ये यहाँ हिस्ट्री का 116 का 138 किया हुआ है, 116 का 138 कर दिए, तो 96 का 101 किया हुआ है। ये क्या झंझट है?
119 हिस्ट्री में लाया अगर कोई, तो उसका 160 कर दिए, तो इसने गुना कर दिया 119 ला के, ये ठीक था। फिर 116 वाले का 138 कर दिया, 116 वाले का 138 कर रहे हैं, और 119 वाले का 160 कर रहे हैं। इसका 122 का 110 कर दिया। हमने ये सब आवाज उठाई थी, ये क्या है, ये क्या कटा, और लास्ट में लिख दिया उसमें हमने कि ये राजस्थान के पब्लिक सर्विस कमीशन अधिकारियों के अनुसार इसकी स्केलिंग तकनीक संघ लोक सेवा आयोग की स्केलिंग तकनीक पर आधारित है। तो इसका मतलब सब कुछ अंदाज से चल रहा है। यूपीएससी में भी ऐसा ही होता है। स्केलिंग के आधार पर विश्लेषण अंक पत्रों के अलावा हमारे पास लगभग सभी अभ्यर्थियों की मार्कशीट है जिनके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ये भयंकर। फिर राजस्थान पत्रिका ने छापा था, स्केलिंग ने किया बंटवारा, और फिर वो बोलते थे कि हमने ये जो राजस्थान पत्रिका में आया था, उसमें उन्होंने कहा, बोले हमने स्केलिंग का जो फार्मूला जो लिया है वो वेटेड एवरेज प्रणाली से स्केलिंग करते हैं, और ये फार्मूला गणितज्ञ वी नटराजन और के गुणशेखरन की स्केलिंग टेक्निक पुस्तक से लिया गया है। तो यूपीएससी की तर्ज पर अपनाए गए स्केलिंग फार्मूले की जानकारी लेने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरी तरफ पूर्व में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक याचिका दायर की गई, पर नतीजा सिफर है। तो गोपनीयता, अब ऐसी कौन सी गोपनीयता है, फार्मूले की गोपनीयता है। बहुत लोगों ने ना फालतू में नौकरियां पा ली है, मूर्ख लोग नौकरियां लग गए, और बहुत इंटेलिजेंट लोग बाहर हो गए, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग बाहर हो गए। यहाँ तो ये जो बच्ची थी, एक स्टूडेंट, ये 76 का 73 कर दिया। पता नहीं कब किसके लिए क्या कर देते हैं, क्यों कर देते हैं। हाँ, बहुत ही बुरी स्थिति थी, बहुत बुरी स्थिति। इन सबको बंद कराया हमने, लड़ाई लड़के। ठीक है। तो अभी तो आप लोग तो ये देखो, सेम हिस्ट्री में 116 है तो 124, और सेम यहाँ 116 है तो 109 ज्योग्राफी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 90 का 92 कर रहा है, क्या पता क्या दिन देता। खैर, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बुरी स्थिति है। हम्म, ठीक। अभी इस चक्कर में मत पड़ो, तो अभी तो सिर्फ पढ़ाई करो, अब तो काफी कुछ, हालांकि बताते अभी भी कुछ नहीं है, पर अब हम पंगा नहीं लेते, हमसे हाथ पकड़ लिए उन्होंने, कहा बस बहुत हो गया सर, अब बहुत पीछे पड़े हम। 10 साल तक लड़ाइयां लड़ी हमने, 10 साल तक। यूपीएससी वाले कभी मार्क्स नहीं बताते थे, पता है, आज आप जो सबके मार्क्स देख पाते हो वो हमारी बदौलत है, हम ही ने झगड़ा किया था। हमने तो जारी कर दिए थे, मार्क्स जारी कर दिए थे, मार्क्स जारी कर दिए थे, तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, तो फिर मजबूरन जो है उनको मार्क्स बताने पड़े। क्यों, हमने जारी कर दिए थे, हमने कहा भाड़ में जाओ तुम। ये देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछा था उस साल, वो हमने यहाँ बता रखा था, और टेलीमेडिसिन पूछा था, वो बता रखा, टेलीमेडिसिन भी था, और शायद बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी था। ये मैं दिखाता हूँ सेकंड पेपर, शायद सेकंड पेपर भेजना जरा मुझे। ये फर्स्ट पेपर भेजा है, सेकंड भेजा था, फर्स्ट पेपर भेजा, ऐसा ही सेकंड भेजो जरा। हम्म, ये सब था। चलिए खैर, अच्छा है। देखो सेकंड पेपर, पुराने पेपर भी देख लिया करो, थोड़ा आइडिया आएगा उससे। ये ये आपको दिख रहा है, जैव सूचना विज्ञान, ये जैव सूचना, और ये हमने जून वाली मैगजीन में दिया था, जेएफपी, उस साल का नोबेल प्राइज मिला था जेएफपी को, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन पे। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड इट्स यूटिलिटी, तो यहाँ नोट्स में देखो, यहाँ आपको बता रखा है।
ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये, और इसकी यूटिलिटी, पूरा आंसर दिया हुआ कि इसका उपयोग कहाँ होता है। फिर अगला है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एक ही पेज से दो दो प्रश्न थे, दिख रहे हैं आपको? ये नैनोटेक वाला था, फिर आ गया टेलीमेडिसिन भी था हमारे इसमें, पर वो अगले उसमें है। ये डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर इट्स मेजर ब्रांचेस एंड एप्लीकेशन। अब इस आंसर को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो इसी को डिजाइन करके बनाया हुआ है। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, और फिर ये उसके प्रकार्यात्मक जिनोमिक की, और इसमें पूरा ये आंसर है, पूरा मॉडल आंसर। कुछ मत करो, यहां से शुरू कर लो। और ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का विषय क्षेत्र, विषय क्षेत्र पूछा था ना उसमें, ये विषय क्षेत्र पूछा था। यहाँ देखो पेपर में, ये हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर मेजर ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस पूछी थी। ये ब्रांचेस विषय क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये सब विषय क्षेत्र आता है उसका। ये यहाँ तक आंसर हो जाता है पूरा। और कितने नंबर का? 15 नंबर का एक प्रश्न, कोई 3 करना है इसमें से, 4 में से। ठीक है, ये हमने जून के मैगजीन में दिया था, जेएफपी ट्रिपल था ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो जो नोट्स बताए जाते हैं, जो जो आपको कहा जाता है, वो आप करते जाइए, बस हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इतना पुराना हाथ लग गया मैगजीन। वो क्यों बता रहे थे हम लोग? डांस की वजह से बता रहे। क्या डांस तो नहीं बता पाए, लेकिन अच्छा लगा सेशन आपको? हाँ, डांस तो हमने नहीं बताया, लेकिन आपको सेशन समझ में आया होगा हमने क्या बताने की कोशिश की है। आप विश्वास करिएगा बस थोड़ा सा। पेपर है ना, 300 मार्क्स में से 275 मार्क्स हमारे नोट्स में से आता था। नोट्स में से 275 मार्क्स। बताओ, 300 में से 275 नंबर का कोई दे सकता है? जहां 50 नंबर पे, 50% पे इंडिया टॉप कर जाते हैं। 50% पे इंडिया टॉपर बन जाता भाई। 11 साल पुराना पेपर बता रहे हैं हम, 12 साल, 12 साल पहले की स्थिति बता रहे हैं। इसलिए अनुभव में, हमारे अनुभव में कोई कमी नहीं है। आप अपना मेहनत बढ़ाइए, आप अपनी मेहनत बढ़ाइए, आप बिल्कुल सही अनुभव में काम कर रहे हैं। बिल्कुल शंका करने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा परीक्षा में। अरे पूरा पेपर आपके कब्जे में होगा, आपको ऐसा लगेगा हर चीज पढ़ाई गई है। प्रीलिम्स का थोड़ा सा नेचर अलग है, इससे आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं प्रीलिम्स की। आपको होमवर्क देने के लिए होमवर्क के लिए कहते हैं हम कि होमवर्क कीजिए। बस ये है कि ये सब करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? हाँ, करना पड़ेगा ना। तो ये अगर आप करेंगे तो फिर डेफिनेटली हो जाएगा। आइए करंट अफेयर्स में चलते हैं। हम्म। अभी तो हमने आपको 2 मैगजीन बताई, 6 मैगजीन से 275 नंबर का था, जून से लेके नवंबर तक। और नवंबर के हम अक्टूबर में निकाल देते थे एग्जाम के जस्ट पहले। तो किसी को कुछ नहीं करना था, ये 6 मैगजीन पढ़ लेने थे 100 पेज की, यानी 600 पेज पढ़ लिए, मतलब आपका मेंस हो गया, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जीएस 2 पेपर होते थे उस जमाने में, वो दोनों पेपर इसी से हो जाते थे। 275 नंबर का इसी से हो जाता था एक पेपर का, तो दूसरे पेपर में भी 275 नंबर का है ना। तो कितना नंबर हो गया? 550 नंबर का। 600 में से 550 नंबर का तो 600 पेज में से ही आ गया, यानी हर पेज 1 नंबर का था, मान के चलो हर पेज 1 नंबर का, है ना। तो अभी भी आपको जो बताएंगे वो बड़ी कमाल की चीज होगी, पर यह है कि आप थोड़ा सा विश्वास करके उसको पढ़ें। मुझे लगता है आप अगर उसकी मेहनत करेंगे तो पेपर तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो आज आपको एक बहुत समय से इस टाइप का कुछ बताया नहीं था हमने। पहले तो बच्चों को बता रखा, पुराने बच्चों को याद होगा हमने सब बताया है, जो रिपीट कर रहे हैं 2-3 साल से।
उनको जरूर पता होगा। अभी आप लोग नए हैं, अभी बहुत सारे बच्चे, इतना समय नहीं मिला। और ऑनलाइन वाले में तो फिर वो आपको दिन नहीं था, आपको मैगजीन या फिजिकली वो बताते हैं। ठीक है, अच्छी मैगजीन्स है और अच्छा मैटर है वो, आज भी काम का। आज का एग्जांपल देके बताया ना आपको, स्वाइन फ्लू हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे रिपीट हो रही है स्टोरी। वही N95 मार्क्स, वही साफ सफाई, वही हाथ धोना, वही डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, वही का वही वैक्सीन, वही का वही म्यूटेंट। सारी खबरें ऐसा नहीं लगता जैसे रिपीट हो गया। तो फिर इंडिया ने सीखा क्या है? ये कौन, अगर किसी ने ये मैगजीन पढ़ी होती दिसंबर में, तो वो तो पूरा देश का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लेता।